हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट करेंगे जो 2008 से लेकर 2022 तक का है। ये प्रैक्टिस सेट 3 है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे कॉलम 1 में कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके समतुल्य कुंजियाँ स्तंभ 2 में भी दी गई है। कुंजियों का क्रम शब्दों में स्थित वर्णों के क्रम के अनुसार हो यह आवश्यक नहीं है, परंतु शब्द में वही कुंजी उसी वर्ण के अनुसार है। ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद प्रश्नों का उत्तर दे। अब यहाँ पे 1 से 5 तक का उत्तर देना है। कहाँ पे? यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो मिलेगा, बट आपको यहाँ पे एक चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ फ्लोर है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एफ है, एल है, ओ है, यू है और क्या है, आर है। तो हम इसे कैसे इसको व्यवस्थित करेंगे, एक्स है, एन कर लेंगे, उसके बाद सी है, ए है, पी है। अब इसे ऐसे कॉपी निकालिए अपना। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए जब तक ये हम लिख रहे हैं, और यहाँ पे इसको क्या कर लेना है, आमने सामने को याद कर लेना है। फिलहाल इसे जब या फिर एग्जाम्स में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो जहाँ आप सीट मिलता है ना, वहाँ पे ऐसे लिख करके और फिर आप क्वेश्चन को खींचेगा। ऐसे ही टैप का, रोज का, लोटस का, सेल का, सभी का सामने आमने सामने लिख लीजिए ताकि क्वेश्चंस करने में आसानी हो। ठीक है, तो आइए इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। तो कह रहा है कौन सा अक्षर ओ का सूचक है। तो ओ का सूचक कौन सा अक्षर था? तो ओ का सूचक जो है वो सी था, आप लोग देखे ही होंगे। अब कह रहा है कौन सा अक्षर एल का सूचक है। तो एल का सूचक कौन था? पी था, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला है कौन सा अक्षर ई का सूचक है। किसका सूचक है? ई का। तो ई का सूचक कौन था? आर था। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन को कर लेंगे। कह रहा है कौन सा अक्षर पी का सूचक है। तो पी का सूचक कौन था? तो डी था, तो 4 नंबर वाला हो जाएगा। अगला है कि कौन सा अक्षर एफ का सूचक था। तो आप वहाँ अगर ठीक से कॉपी पे कर लिए होंगे सभी को लिख करके, तो ये करना बिल्कुल आसान है। तो एफ का सूचक कौन था? एफ का सूचक ए था, तो 3 नंबर वाला ऑप्शन को टिक आउट कर लीजिए। अगला है कि निम्न श्रेणी में वर्णों को एक विशेष क्रम में लिखा गया है, उसी क्रमानुसार विकल्पों में से चुनकर श्रेणी को पूरा कीजिए। आइए इस श्रेणी को देखिए कैसा कैसा श्रेणी दिया है। तो आप यहाँ पे सिंपली एम है, क्या है, एम है, सी है, ई है ना, ऐसे ही है ना। तो आप ऐसे ना करके आप ना इसे सामना सामने लिखने का कोशिश कीजिए, एम सी ई, ठीक है, ऐसे। उसके बाद क्या है, पी है, डी है और क्या है, एफ है। हम लिख कर बता रहे हैं इसलिए, ऐसे डी से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एम से पी का डिफरेंस ले लीजिएगा, पी से एस का डिफरेंस ले लीजिएगा, फिर एस से जो डिफरेंस आएगा अगला हो जाएगा। सेम ऐसे ही करना है। अब देखिए एस है, ई है और क्या है, जी है। तो पी से एम जाइएगा तो प्लस का कितने चले जाइएगा, 3 जाइएगा। पी से फिर एस जाइएगा तो प्लस का 3 जाइएगा। अब एस से 3 जाइएगा प्लस का तो क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से सी से डी जाइए प्लस का 1, डी से ई जाइए प्लस का 1, फिर ई से प्लस का 1 चले जाइएगा तो क्या एफ प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से आप ई से क्या एफ जाइएगा तो क्या प्लस का 1 प्राप्त होगा। एफ से जी जाइएगा तो फिर यहाँ भी प्लस का 1 प्राप्त होगा। तो जी से प्लस 1 चले जाइए तो क्या एच प्राप्त हो गया। तो भी एफ एच कहाँ पे है, कौन से ऑप्शन में, भी एफ एच ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इसी प्रकार से आप इस बाकी सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी यानी कि 1 से मतलब 6 से लेकर 10 तक के सभी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि CEN को डुक लिखा जाता है तो FHNPN PCE को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे इसे करने के लिए आपको एक तरीका अपनाना पड़ेगा। कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा? देखिए, इसे करने के लिए 11 नंबर वाले क्वेश्चन को देखिए, ये जो है ना CE, क्या है, CE, इसको ना 2 भाग में बांटिए CEO को। जैसे पेयर जो है ना, एक दो कहने का मेरा मतलब ये है कि CE को किससे सूचित कर दीजिए, D से कर दीजिए। NP को किससे सूचित कर दीजिए, O से कर दीजिए। NP को किससे कर दीजिए, O से। फिर एक और क्या है,
और एक है एनपी, एनपी और फिर एनपी है, एनपी एनपी दो बार एनपी एनपी है, तो क्या हो गया, दोनों ओ क्लियर हो गया। अब आगे अगर आप चलते हैं तो के को किससे कर लीजिएगा, जेएल से कर लीजिएगा, किससे कर लीजिएगा, जेएल से, के को किससे, जेएल से। सेम उसी प्रकार से आप किसको कीजिएगा, करना है यहाँ पे एफ एच एन पी, एन पी क्या है, सी ई है, तो आपको एफ का ढूंढना है, तो एफ एच का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, एफ एच का क्या होगा, जी। अब हम जी क्यों बोल रहे हैं, ये भी सोचने वाला बात है, क्योंकि देखिए सी ई के बाद क्या है, डी है, एन पी के पहले क्या था, ओ था, एन पी के पहले क्या था, ओ था, फिर जे एल के बाद क्या है, आई जे के एल, बीच में क्या आता है ना, ऐसे करके भी इसे बनाया जा सकता है। तो एफ एच का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा ना। अब देखिए एनपी का क्या हो जाएगा, ओ हो गया, एनपी का क्या हो जाएगा, ओ होगा ना, जैसे कि पहले वाले इस वाले रो में किए थे। तो फिर यहाँ पे भी एनपी है तो डबल ओ हो गया, तो जी ओ हो गया। अब देखिए सीई का क्या था, सीई का यहाँ पे देख लीजिए डी मिला है ना, तो सीई का हम क्या लिख लेंगे, सीई का लिख लेंगे डी। तो यहाँ पे बन क्या गया, गुड। गुड कहाँ पे है, 3 नंबर वाले ऑप्शन में, किस में है, 3 नंबर वाले ऑप्शन में। अगर किसी भी दोस्त को अगर कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगला सेशन में उसे ज़रूर सुधार किया जाएगा, इतना आप हम पे बिलीव कर सकते हैं। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि गोल्ड को क्या लिखा गया, AlHy लिखा जाता है तो आयरन को कैसे लिखेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे COLD क्या है, COLD है। अब लिखा क्या है इसे, AlHy ऐसे ही लिखा है ना। अब C से A जाइएगा तो माइनस का 2 जाइएगा ना, अब O से L जाइएगा तो माइनस का 3 जाइएगा, फिर L से H जाइएगा माइनस का 4, फिर D से क्या जाइएगा Y तो माइनस का 5 जाइएगा। सेम इसी प्रकार से अगर आप आयरन का करते हैं तो GOKI आ जाएगा, क्या आ जाएगा, GOKI, जो ऑप्शन 3 में है। किस में है, ऑप्शन 3 में। इसी प्रकार से कर लीजिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है यदि माइल्ड को HEIB लिखा जाता है तो गेट को कैसे लिखेंगे। अब देखिए माइल्ड का क्या कहानी है, माइल्ड का सीन ये है कि MILD हो गया। अब इसके सामने क्या लिखा था, माइल्ड को लिखा गया था HEIB, यही लिखा था ना। तो देखिए अब यहाँ पे M से H जाइएगा माइनस का 5, फिर माइनस का 4 जाइएगा, जब I से E जाइएगा, फिर आगे देखिए L से क्या जाइएगा, L से I जाइएगा तो क्या कितने चले जाइएगा, माइनस का 3 चले जाइएगा, फिर D से B जाइएगा तो माइनस का 2 जाइएगा। सेम गेट का करके दिखा दें, G है, A है, T और क्या है, E है। अब यहाँ भी माइनस का 5 जाइए, किस में, गेट में, तो B जाइएगा, माइनस का 5 जाइएगा तो फिर क्या आ जाएगा, B। फिर A से माइनस का 4 जाइएगा तो W आ जाएगा, ठीक है। फिर T से माइनस का 3 जाइएगा तो क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। और F से माइनस का 2 जाइएगा तो क्या आ जाएगा, सॉरी F नहीं है, E है, GATE था ना, तो E से माइनस का 2 जाइएगा तो क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, BWQC। BWQC कहाँ पे है, 2 नंबर वाले ऑप्शन में है, तो 2 क्या हो जाएगा इसका परमसत उत्तर हो जाएगा। अगला यदि हैंड को EXRI लिखा जाता है तो रोट लिखा जाएगा कैसे, रोट कैसे लिखिएगा हैंड को जब ऐसे लिखा जाता है। तो सेम इसी प्रकार से इस कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। अगर आपसे ना हो तो कोई नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दीजिए। हम इसे इसलिए छोड़ दे रहे हैं कि सेम जैसा क्वेश्चन रहता है ना, इसलिए छोड़ देते हैं। खैर कोई नहीं, इसे कर देते हैं। क्या है, H है, A है, N है और क्या है, D है। इसको भी आमने सामने लिख लेंगे, EXRI। अगर इसे करना हो ना एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में क्या कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में आप एक ही काम कीजिएगा, क्या, जैसे H से डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, E का डिफरेंस चेक कर लेंगे कि कितने का है, तो -3 जाइएगा H से E। फिर A से कितने का डिफरेंस होगा, माइनस का कितना 3, यहाँ भी N से R का कितना +4 और D का I से कितने +5। ऐसे करके डायरेक्ट एग्जाम में चेक कीजिए। और अगले स्टेप पे अगर आप चलते हैं रोट का, जैसे मेरा कहने का मतलब रोट का, तो रोट का कैसे कीजिएगा, वैसे ही सेम R से कितने चले जाइएगा, -3 तो O आ जाएगा, O से फिर -3 जाइएगा तो L आ जाएगा। फिर T से प्लस का कितना गए थे, +4 गए थे, तो T से +4 जाइएगा तो X और E से +4
5 जाइएगा तो जे, तो ओ एल एक्स जे, ओ एल एक्स जे कहाँ पे है, ऑप्शन 2 में है। ऐसे करके भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं और लिख के भी बना सकते हैं। जो लोग नए हैं, जो नहीं जानते कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, उनके लिए लिख कर ही बनाना बेटर होगा। जब अच्छे से जान जाइएगा तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि POUR का सांकेतिक शब्द है RSAZ हो तो वेग का सांकेतिक शब्द होगा, वेग का सांकेतिक शब्द क्या होगा। सेम जैसे पहले 14 नंबर वाले क्वेश्चन को किए थे वैसे ही इसे भी कर लेंगे। ठीक है, आगे की ओर चले, अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है श्रेणी को पूर्ण करे, क्या श्रेणी को पूर्ण करे। अब 3 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6, 6 में 3 से तो 18, 18 में 4 से तो 72, 72 में 5 से तो 360, और 160 में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2160 आ जाएंगे। कितने, 2160, जो विकल्प 3 में है। अगला प्रश्न 17 नंबर वाले को देखिए, इसमें क्या कीजिए, 4 में 2 ऐड कीजिए, 6 में 3 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 9 में 5 तो 14, फिर 5 में कितने 7, तो कितना आ जाएंगे 21, 21 में कितना 9, 21 में सॉरी माफ़ कीजिएगा 21 में 11 ऐड किया है। कितना ऐड किया है, 11 ऐड किया है। सभी के सभी इसमें क्या है, अंतर्रूढ़ संख्याएं। कौन संख्याएं हैं, अंतर्रूढ़ संख्याएं हैं। तो 32 में कितना 13 अब ऐड करेंगे, कितने ऐड, अंतर्रूढ़ है तो 13 ही ऐड करेंगे, मिल कितना जाएंगे 45, यानी कि 32 में 13 ऐड करेंगे तो 45 मिलेंगे। अगला है 8, 9 और 64 है। इसे कैसे कीजिएगा, देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना 8, सॉरी 2 का क्यूब कीजिएगा, माफ़ कीजिए 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 प्राप्त होगा। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या 9 प्राप्त होगा। अगले में क्या कर लीजिए, 4 का क्यूब कीजिएगा तो 64 मिलेगा, 4 का क्यूब कीजिएगा तो 64 मिल जाएगा, एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब। फिर 5 का स्क्वायर कर लीजिए 25, यानी कि यहाँ पे विकल्प 2 इसका सही होगा। अगला प्रश्न पे चलिए 19 नंबर वाले पे, यहाँ पे 9 है, क्या है 9 है, तो 9 में क्या कर लिए 10 ऐड कीजिएगा 19 प्राप्त हो गया। 9 में 10 में यानी कि इस 9 में 10 ऐड कीजिएगा तो 19 अगला संख्या मिलेगा। अब इस 19 में 20 को ऐड कीजिएगा 39, इस 39 में 30 ऐड कर दी, सॉरी माफ़ कीजिए 40, दुगना दुगना ऐड हो रहा है तो 40 ऐड कीजिएगा तो 79। अब इसमें 80 ऐड कीजिए, किसमें 79 में तो 159, अब इसमें 160 ऐड कर दिए 319 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 319, यानी कि पहले 9 में 10 ऐड किया, फिर 19 में 20 ऐड किया, फिर 40, फिर कितना 80, फिर कितना 160, यानी दुगना करते चला गया। अब 20 नंबर वाले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर कितना, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, माफ़ कीजिएगा हम 25 बोल दिए अभी, 3 का स्क्वायर कितना 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो अब क्या 9 का स्क्वायर कर लें, 9 का स्क्वायर करके 81 लिख लेंगे, यानी कि ऑप्शन 4 नंबर वाले सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं 21 नंबर वाले पे, यहाँ पे 7 क्या कर लीजिए 7 और प्लस 1 का क्या कर लीजिए क्यूब, तो 8 हो गया ना। अब अगले स्टेप में कर चलना है, 8 और प्लस 2 का क्यूब कर लीजिए, किसका 2 का क्यूब, तो हो गया ना 16, हो गया ना 16। अब अगले स्टेप में मेरा कहने का मतलब 16 और प्लस में 3 का क्यूब ऐड कर दीजिए, 3 का क्यूब ऐड कर दीजिए 43 मिल गया। कितने मिल गए 43। अब अगले में 43 में क्या कर लीजिए, 43 में कर लीजिए 4 का क्यूब, किसका 4 का क्यूब, यानी कि 107 मिल जाएंगे। कितने 107 कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब अगले स्टेप में आखिरी स्टेप में एक काम करना बाकी रह गया है, यानी कि 107 प्लस कितने का 5 का स्क्वायर कर लीजिए, क्या कर लीजिए 5 का स्क्वायर, नहीं क्यूब, माफ़ कीजिए क्यूब ना कीजिएगा क्योंकि सब में क्यूब कर रहे थे, तो 232 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे 232 मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 3 नंबर वाले। अगला चलिए 22 नंबर वाले क्वेश्चन पे ध्यान केंद्रित कीजिए। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना ये है कि 3 में 5 ऐड कीजिए 8 मिल जाएगा। ठीक है, 8 में 7 ऐड कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा 15 मिलेगा, और 15 में फिर कितना ऐड कर दीजिएगा, 15 में 9 ऐड कर दीजिएगा तो कितना 24, फिर अगले में 11 ऐड कर दीजिए तो कितना 35, फिर उसके अगले 13 ऐड कीजिएगा तो 48 मिल जाएगा, और 48 में 15 ऐड कर दीजिएगा तो 63 मिलेगा, जो ऑप्शन 4 में है। ठीक है, समझिएगा, मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा ना, तो इसे समझना बिल्कुल आसान है, कठिनाई तो बिल्कुल नहीं होगी, इतना बिलीव कीजिए हम पे।
ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है एक ऐतिहासिक स्मारक को देखकर किसी पर्यटक ने पूछा, एक ऐतिहासिक स्मारक को देखा और किसी पर्यटक ने क्या पूछा, यह स्मारक कितना पुराना है। देखिए क्वेश्चन को नहीं, ये सिर्फ घुमा रहा है, कहानी इसका बहुत छोटा है। गाइड ने कहा यह 50 साल से अधिक पुराना है। इस स्मारक की वास्तविक उम्र 2 वर्ष पूर्व एक वर्ग संख्या थी। क्या थी? एक वर्ग संख्या थी। कितने, कौन सी संख्या थी? एक वर्ग संख्या थी। अब आगे की ओर चलिए, कह रहा है क्या थी? एक वर्ग संख्या थी एवं आज से 2 वर्ष बाद इसकी उम्र एक घन के रूप में व्यक्त की जा सकती है। तो स्मारक की वास्तविक उम्र क्या होगा? स्मारक की वास्तविक उम्र, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, 123 माइनस कितना, 2 कर लें हम, तो 121 यानी कि 11 का क्या हो गया, 11 का एक वर्ग हो गया। इतना तो आप क्लियर हो गए, आपको इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, 123 में प्लस का हम अगर 2 करते हैं, कितने, प्लस का 2 तो 125 होता है। क्या होता है? 125। ये 5 का क्यूब हुआ क्या, ये 5 का क्यूब हुआ क्या, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 123। इसका सही उत्तर क्या होगा, 123। बाई ऑप्शन अगर करना चाहे तो इसका सही उत्तर आना बिल्कुल संभव है। अगला क्वेश्चन पे चलिए, कह रहा है ए बी के उत्तर में है। ए जो है बी के उत्तर में है। देखिए पहले उत्तर दक्षिण को अच्छे से डिनोट कर लीजिए। यहाँ पे ये नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ, ये ईस्ट, ये क्या है, वेस्ट। अब ऐसे वाला भी को कर लीजिए, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, NE, ये क्या हो जाएगा, SE, ये क्या हो जाएगा, SW, और ये क्या हो जाएगा, NW। क्लियर है? अब आगे चलें, आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है जब किस, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ए बी के उत्तर में है। ए क्या है, बी के उत्तर में। मान लीजिए ए यहाँ पे है तो बी नीचे होगा, तभी तो इसका उत्तर में कौन होगा, ए होगा। जबकि सी बी के पश्चिम में, सी क्या है, बी के पश्चिम में है, तो सी इधर हो जाएंगे, तभी तो बी के पश्चिम में होंगे। क्लियर है? अब देखिए, तो सी के संदर्भ में ए की दिशा, सी के संदर्भ में ए की दिशा पूछ रहा है। किसका दिशा पूछ रहा है, ए का दिशा पूछ रहा है। तो ए सी के उत्तर पूर्व में होगा, होगा ना, उत्तर पूर्व में दिख रहा है। ऐसे लीजिए लाइन, यहीं से खींच दीजिए, उत्तर पूर्व दिखा, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, यहीं से NW हो गया। क्लियर है? उत्तर पूर्व। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका, परम सत उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन छूट गया था, हाँ 25 नंबर। कह रहा है कि ए की आयु बी से कितने, 3 वर्ष अधिक है। किसका आयु, ए का आयु। तो ए इज इक्वल टू क्या कर ले, B+3 कर ले। ठीक है, अब आगे चलिए, और सी से 3 वर्ष कम है तो बराबर क्या कर ले, C-3 कर ले। अब आगे चलिए, जबकि बी और डी जुड़वा है, बी और डी क्या है भाई, जुड़वा है, तो B+3 और इज इक्वल टू C-3 और कॉमा बी क्या है, जुड़वा है किसका, डी का। तो सी की आयु डी से कितना अधिक है, तो C बराबर B+6 कर लीजिए। C बराबर क्या, B+6 ही होगा ना, तो C क्या हो जाएगा, D से 6 वर्ष बड़ा होगा। C से कितने वर्ष बड़ा होगा, 6 वर्ष बड़ा होगा। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न पे चलिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, 6 वर्ष, विकल्प 2। अगला है कि प्रदत्त विकल्प में से पहले 2 पदों के मध्य संबंध के समान तीसरे पद के साथ संबंध रखने वाले पद का चयन करें। कह रहा रेस्ट है, अगला क्या है, वाइज है, और इसका देखिए रेस्ट का 22, तो कोर्स का क्या हो जाएगा, कोर्स का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइन। क्या हो जाएगा, फाइन हो जाएगा, यानी कि विकल्प 4। अगला वाटर का ओशियन, तो सैंड का क्या होगा, वाटर का ओशियन, तो सैंड का डेजर्ट होगा। क्लियर है? अगला प्रश्न है फ्रूट का बनाना, तो मैमल का क्या होगा, मैमल का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल। क्या हो जाएगा, मैमल का लायन होगा, माफ़ कीजिएगा, मैमल का लायन होगा। अगला फूड का स्टोमच है, तो फ्यूल का क्या होगा, फ्यूल का क्या होगा, फ्यूल का हो जाएगा क्या, इंजन। क्या हो जाएगा, इंजन। अगला मैन का बेबी, मैन का बेबी होगा, मैन का क्या होगा, बेबी,
तो क्या कह रहा है, फ्लावर का क्या होगा, बड होगा, फ्लावर का क्या होगा, वर्ड। ठीक है, आगे की ओर चलें, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न की अधोलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों के अक्षरों को जितनी बार चाहे उतनी बार उपयोग में लाया गया है। दिए गए चारों शब्दों में से किसकी रचना दिए गए अक्षरों से नहीं की जा सकती है। ठीक है, 31 से 35 वाले यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है यहाँ पे ये 31 नंबर वाले प्रश्न को देखिए और यहाँ पे चूज कीजिए कि कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है। देखिए ए वाला तो बनाया जा सकता है, इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें ओ कहीं पे आपको दिख रहा है क्या, ओ नहीं दिख रहा है, इसलिए दो वाला नहीं बन सकता। अगला है एलिमेंट्री को देखिए, एलिमेंट्री में कौन सा हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, यू कहीं पे प्रयोग हुआ है क्या एलिमेंट्री में, जबकि इसमें दिया गया है, तो ये जो है 3 नंबर वाला नहीं बनाया जा सकता है। आगे की ओर चलते हैं, यहाँ पे फैल क्या है, फॉलेसियस है क्या, फॉलेसियस। तो अब इसमें क्या है, इसमें ई तो दिया गया है दिया गया, बिल्कुल नहीं दिया गया है, ई नहीं दिया गया है, यानी कि ये नहीं बनेगा, फाइल्स नहीं बनेगा। बाकी सभी के सभी बन सकता है, बाकी सभी के सभी बन सकता है, लेकिन 2 नंबर वाले नहीं बन सकता है। अगला है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में देखिए तो ई का प्रयोग किया गया है क्या, बिल्कुल नहीं। तो देखिए पैल बन सकता है, प्लेन बन सकता है, क्लैप बन सकता है, लेकिन प्राइस नहीं बन सकता है। ठीक है, तो 4 नंबर वाले सही हो जाएंगे। अगला है अंडरटेकिंग, क्या है अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग में सी का प्रयोग कहीं पे हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ट्रिकर बन सकता है, नहीं बन सकता, बाकी सभी बन सकता है, बाकी सभी क्या बन सकता है। आगे की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा झूलन गोस्वामी किससे संबंधित है। तो झूलन गोस्वामी जो है क्रिकेटर है, क्या है, महिला क्रिकेटर है झूलन गोस्वामी। इनके बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। इनका जन्म जो है 25 नवंबर 1982 को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। एक राउंडर महिला क्रिकेटर खिलाड़ी है और भारतीय राष्ट्रीय की टीम की प्रतिनिधित्व करती है। क्लियर है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है सन 1857 के आंदोलन की घटना कहाँ घटित नहीं हुई थी। तो सन 1857 की घटना जो है ये मद्रास में घटित नहीं हुई थी, क्योंकि यह पंजाब, पूर्वी पंजाब, अवध, गंगा यमुना दोआब, बुंदेलखंड, बिहार, कोल्हापुर, पूना आदि क्षेत्रों में फैला हुआ था। कौन, 1857 का विद्रोह। ठीक है, आगे की ओर चलें। कांग्रेस के नरमपंथी तथा चरमपंथी दल किस वर्ष में क्या है संयुक्त हुए, किस वर्ष में संयुक्त हुए थे। तो ये 1916 में हुए थे। देखिए सूरत विभाजन जब हुआ था उसमें कांग्रेस के इस सत्र में नरमपंथी और चरमपंथी के बीच एक हिंसक झड़प के बाद कांग्रेस का विभाजन हो गया था, जिसमें चरमपंथियों का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय और श्री अरविंद घोष आदि ने किया था, जबकि नरमपंथी का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। विभाजित कांग्रेस जो हुआ था वो 1916 के महत्वपूर्ण लखनऊ अधिवेशन में पुनः संगठित हो गई थी। क्लियर है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा वायरल संक्रमण से उत्पन्न होने वाली बीमारी का नाम है। वायरल संक्रमण से उत्पन्न होने वाली बीमारी का नाम क्या है, सर्दी जुकाम। क्या, सर्दी जुकाम। आगे की ओर चले। कह रहा यूटीआई बैंक का नया नाम क्या है। यूटीआई बैंक का नया नाम जो है एक्सिस बैंक है। क्या है, एक्सिस बैंक है। आगे चलते हैं। कह रहा फरवरी मार्च 2010 में किस देश ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व हॉकी कप में भाग नहीं लिया। ये बहुत ही पुराना करंट अफेयर है। अब एक क्वेश्चन ही ये 2010 का है, तो ये तो क्वेश्चन 2010 का ही करंट अफेयर पूछा गया। ठीक है, कोई नहीं। ऑस्ट्रिया, इसमें कौन भाग नहीं लिया था, ऑस्ट्रिया। अगला वर्ष 2008 में निम्न में से किसने राष्ट्रीय अभिनय पुरस्कार नहीं जीता। तो राष्ट्रीय अभिनय पुरस्कार ऐश्वर्या राय नहीं जीती थी। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। करा गदर पार्टी का संगठन किनके द्वारा किया गया। तो गदर पार्टी का संगठन जो है लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी। तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की जो शुरुआत है वो कर्नवालिस ने करी थी। किसने करी थी, कर्नवालिस ने। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई की शुरुआत की जा सकती है। क्या की जा सकती है, कब और कैसे। तो इसका सही उत्तर दे दीजिए, कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है
लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में, ठीक है, दोनों में से किसी भी सदन में दिया जा सकता है। अगला है जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है। जोजिला दर्रा जो है ये जम्मू तथा कश्मीर में स्थित है। कौन? जोजिला दर्रा। ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 1D इससे होकर गुजरता है, इसे भी याद रखिएगा, हो सके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ दे। अगला है निम्न में से किस आपातकालीन स्थिति की घोषणा आज तक भारत में नहीं हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वित्तीय संकट के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2012 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लंदन। क्या? लंदन। आगे चलते हैं। कह रहा है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आतंकियों को बाहर निकालने के लिए किए गए सैनिक कार्यवाही को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार। अगला, भारत का प्रथम नाभिकीय परीक्षण कहाँ किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये 50 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोखरण है क्या? हाँ, पोखरण में। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। बुद्धा स्माइलिंग कोड नाम से भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। यह परमाणु परीक्षण भारतीय सेना के प्रमुख अधिकारी की देखरेख में किया गया था। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण मेरे दोस्त 1998 में पुनः पोखरण में ही किया था। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किसके लिए विख्यात है। तो इसका सही उत्तर होगा वायुयान उद्योग के लिए। आगे की ओर चलें। कह रहा है सन 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास दिया गया था एवं उन्हें इसके लिए कहाँ भेजा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मांडले जेल में भेजा गया था इन्हें। बाल गंगाधर तिलक 23 जुलाई 1856 से 1 अगस्त 1920 यानी कि का जन्म केशव गंगाधर तिलक के रूप में हुआ था। तिलक एक शिक्षक, भारतीय राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, वकील तथा प्रखर स्वतंत्रता सेनानी थे। वे अपने जीवन काल में 3 बार यानी कि 1897, 1908 तथा 1916 में जेल गए। तिलक को 1908 में 6 वर्ष के कारावास के लिए मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया था। आगे की ओर चलें। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि गलत जोड़ी को चुनिए। इसमें इनकरेक्ट कौन है, इसे चुनना है। 53 नंबर वाले। तो इसमें M.A. जिन्ना खिलाफत आंदोलन। अब देखिए, खिलाफत आंदोलन 1919 से 22 तक चली थी। भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य तुर्की के खलीफा का पद पुनः बहाल करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना था। इस आंदोलन के मुख्यतः अली बंधु यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली सहित अन्य मुस्लिम नेता जुड़े हुए थे। M.A. जिन्ना इस आंदोलन से संबंधित नहीं थे। आगे की ओर चले। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा राजस्थान में स्थित खारे जल की झील का नाम है। राजस्थान में स्थित खारे जल का झील का नाम क्या था? सांभर झील। कौन सा? सांभर झील। अगला, वर्ष 2001 में केरल में लिंग अनुपात क्या था। वर्ष 2001 में पूछ रहा है, 2001 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है कि इसमें क्या था? लिंगानुपात। तो आप पहले ये जान लीजिए कि केरल में लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 10 यानी कि 1084 है, जो 2011 की जनगणना के आधार पर राष्ट्रीय औसत 940 से भी अधिक है। वर्ष 2001 की जनगणना में केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 1058 था। कितना था? 1058। कहाँ पे है? ऑप्शन 1 में है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा प्रश्न कि भारत के किस राज्य में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। तो पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला प्रश्न पे चले। यह तमिलनाडु पे टिक आउट नहीं हुआ, तमिलनाडु में मनाया जाता है। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे देखिए। कह रहा है कि ब्लैक शर्ट यानी कि काली कुर्ती आंदोलन, जिसे फाशीवाद कहा जाता है, की शुरुआत इटली में किसके द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेनिटो मुसोलिनी। क्या? बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा किया गया था। बता देते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। कह रहा है कि ब्लैक शर्ट पहनने वाले को आमतौर पर अर्धसैनिक कहा जाता है, जो राष्ट्रीय पार्टी के शाखा के रूप में इटली के राज मिलिशिया है ना, मिलिशिया में 1923 में अस्तित्व में आए। इनके सदस्यों को काली वर्दी में
प्रशिक्षण दिया जाता था और ये फाशीवादी नेता बेनिटो मुसोलिनी के प्रति वफादारी रखते थे तथा शपथ लेते थे। क्लियर है। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2010 का खिताब जीतने के लिए रोजर फेडरर ने किसे हराया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंडी मरे को। किसे? एंडी मरे को। अगला प्रश्न है आधुनिक समय के ऋषि किसको कहा जाता है? तो आधुनिक समय का जो ऋषि है वो विवेकानंद को, किन्हें? विवेकानंद को कहा जाता है। आगे की ओर चलते हैं। विख्यात बिहू, क्या विख्यात बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू नृत्य जो है असम का है। किसका है? असम का नृत्य है। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है श्रीलंका में जनवरी 2010 में आयोजित चुनाव में किसे राष्ट्रपति चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? महिंद्रा राजपक्षे। किसे? महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है। अगला प्रश्न में चले, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। अगला है 12 जनवरी 2010 में आए प्रलयकारी 7.0 माप वाले भूकंप से प्रभावित देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हैती। कौन सा देश प्रभावित हुआ था? तो हैती हुआ था। अगला भारतीय मानक मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती किससे है? ये गुजरती है इलाहाबाद से। किससे? इलाहाबाद से। इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दे दें। भारतीय मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री यानी कि 82.58 डिग्री ईस्ट अक्षांश शंकरगढ़ किले से मिर्ज़ापुर यानी कि इलाहाबाद के पास जो होकर गुजरती है, यह भारतीय मानक मध्याह्न समय को रेखांकित करती है। क्लियर है। अगला है निम्न में से किसे केवलादेव घना वर्ल्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है भारत में आधुनिक सड़क तथा रेल नेटवर्क का विकास करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का मूल प्रयोजन क्या था? तो इसका मूल प्रयोजन जो था ये भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार तथा वाणिज्य की संभावनाओं को बेहतर बनाना, यानी कि विकल्प 3 जो है इसका बहुत ही शानदार होगा इसके लिए। ठीक है। आगे अगला है कि भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? भारत के प्रथम सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। कौन थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। अगला भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम निर्णायक सैनिक सफल अभियान किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लासी युद्ध को। किसे? प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा है रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। अगला है सांची का स्तूप किस राज्य में है? सांची का स्तूप जो है ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अगला है विख्यात लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो विख्यात लिंगराज जो मंदिर है ये कहाँ पे है? ये है भुवनेश्वर में। कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। अगला है विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था कौन सी है? आर्थिक व्यवस्था जो है विश्व की सबसे बड़ी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का आर्थिक व्यवस्था, मतलब आर्थिक व्यवस्था है सबसे बड़ी। अगला है निम्नांकित में किसे गणतंत्र दिवस 2010 समारोह में पद्म विभूषण से पुरस्कृत नहीं किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मल्लिका साराभाई। कौन सा? मल्लिका साराभाई। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि मैक्स मुलर एक विख्यात है। मैक्स मुलर एक जर्मन विद्वान है। कौन है? जर्मन विद्वान। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि भारत का सुदूर पश्चिमवर्ती स्थान किस राज्य में है? सुदूर पश्चिमवर्ती स्थान जो है ये कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात के पश्चिम में स्थित गौर मोटा, क्या गौर माता या मोटा भारत का पश्चिम बिंदु है। यह 23.67 उत्तर तथा 68 से 52 पूर्व अक्षांश या रेखांश पर गुजरात के कक्ष में स्थित है। क्लियर है। अगला है मानसून है। मानसून क्या है? मानसून स्थानीय पवन है। क्या है? स्थानीय पवन है। अगला प्रश्न की ओर चलिए। कह रहा है गलत जोड़ी को चुनिए। इसमें गलत जोड़ी कौन सा है? तो इसमें गलत जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920। क्या? 1920। इसके बारे में भी जान लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, यह एक अहिंसात्मक युक्ति थी जिसे औपनिवेशिक भारत में सविनय अवज्ञा के माध्यम से 1930 में
चलाया गया, जबकि यहाँ दिया क्या गया है 1920, इसलिए ये क्या है, गलत है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है रूल ऑफ लॉ से तात्पर्य है, रूल ऑफ लॉ से क्या तात्पर्य है कि कानून अमीर तथा गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नवजीवन। क्या, नवजीवन। अगला, प्रत्येक वर्ष मार्च में निम्न में से किसे नहीं मनाया जाता। अब यहाँ पे विकल्प है, इसका विकल्प के अनुसार उत्तर लगाइए, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। क्या, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी रखिए। कह रहा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा डिटेल, कि 17 नवंबर 1965 को यूनेस्को द्वारा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया गया था, इसलिए। अगला, भाखड़ा बांध किस नदी पर बांधा गया है, तो भाखड़ा बांध जो है सतलज नदी पे, किस पे, सतलज नदी पे बांधा गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा है। कौन है, नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अगला है कि व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास जिसे 2008 में मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरविंद अडिगा। क्या, अरविंद अडिगा। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है, अधिकतम अवधि कितनी होती है, 6 महीने। कितना, 6 महीने। अब आइए यहाँ से मैथ्स का मजा लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन की किसी संख्या का 1/6वां भाग इसी संख्या के 1/9वां भाग से 100 अधिक है तो वह संख्या है। देखिए, मान लीजिए संख्या क्या, x मान लीजिए, संख्या क्या, x मान लीजिए, यानी कि x/6 माइनस x बटा कितना 9 इज इक्वल टू 100। अब इसका एलसीएम कितना 18, इसे कीजिएगा तो 3x 6 18। अब यहाँ पे 9 दूना कितना होता है 18, यानी कि 2x इज इक्वल टू 100। अब इसे x बराबर लिख सकते हैं 18 गुने 100, कितना 100, तो हो कितने जाएंगे 1800, है कहीं पे 1800, ऑप्शन 4 में है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 13,218 से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बनती है। अब इसे कैसे कीजिएगा, इसे कैसे कीजिएगा, इसे क्या कर लीजिए, इसका HCF ही कर दीजिए, HCF कर दीजिएगा, उत्तर क्या आ जाएंगे इसका 222। कितना, 222। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है 39 यानी कि 3,97,000 कितना 3,97,246 को किसी निश्चित संख्या से भाग दिए जाने पर प्राप्त भागफल 865 तथा शेष 211 है तो भाजक क्या होगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है ना। अब यहाँ पे यदि भाजक 100 हो, क्या हो 100 हो, तो 3,97,246 यही है ना, बराबर क्या कर लीजिए x गुणे कितना 865 और प्लस में 211। क्लियर। अब x बराबर अगर करते यानी कि x गुणे क्या 865, कितना 865 बराबर 3,97,246 और माइनस कर लीजिएगा 200 कितना 11, 211 ही माइनस होगा ना। अब यहाँ पे कीजिएगा तो आ कितने जाएंगे, आ जाएंगे 3,97,035, कितना 97,035। अगला स्टेप पे चलते हैं तो 3,97,035 और बटा में कितना 865 काट दीजिए 459 उत्तर आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर 459। कहाँ विकल्प में देखिए 459 है 3 नंबर वाले में। अगला 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं तो 6 आदमी तथा कितने आदमी 6 आदमी तथा 8 लड़के उसी काम को पूरा करेंगे, कितने घंटे में कर लेंगे ये बता दीजिए। लगाइए MDH मसाला, कर लीजिए इसे पूरा। ठीक है, आइए इसे भी करते हैं। इस प्रश्न को M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 पे कर लेते हैं। क्लियर है। यहाँ पे देखिए 6 गुने 40 और यहाँ पे क्या, यहाँ पे 20 होगा ना, 20 माफ़ कीजिएगा, 6 गुने 40 बराबर 20 गुने क्या कर लीजिए D2 ही निकालना है ना, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा 6 गुने 40 और बट्टा में क्या 20 काट दीजिए, 20 दूनी 40 6 दूना 12 है कहीं पे
ऑप्शन 4 में है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है किसी बगीचे की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। यदि इस बगीचा की परिमाप 60 मीटर हो तो इसकी लंबाई होगी। इसका लंबाई कितना होगा ये बता देना। मान लीजिए कि बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई कितना हो जाएगा, 2x और क्या x मीटर होगा। यानी कि चूंकि अब इसे कीजिएगा तो 2 इंटू लंबाई प्लस क्या चौड़ाई l प्लस b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा परिमिति, क्या हो जाएगा परिमिति। अब देखिए ये 2 इंटू 2x प्लस क्या x इज इक्वल टू कितना 60, क्लियर है। अब 6x बराबर अगर आप करते हैं तो 60, अब यहाँ पे x बराबर कीजिएगा, ऊपर लिख दे रहे हैं x बराबर 60 बटा क्या 6, काटिएगा 10 आएंगे। अब बगीचे की लंबाई 2x में पुट कर दीजिए किसको 10 को, यानी कि 10 दूना 20 मीटर। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर 20, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, क्लियर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याएं 7:8 के अनुपात में यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाता है तो इनका अनुपात 8:9 हो जाता है। तो ये संख्याएं हैं, तो ये संख्याएं कितना है इसी को बता दीजिए। आइए इसे भी कर देते हैं। मान लीजिए संख्याएं 7x और क्या 8x, क्या 8x, ठीक है। तो यहाँ पे 7x प्लस 3 कर लीजिए, क्या कर लीजिए 7x प्लस 3, और बटा में क्या कर लीजिए 8x और प्लस में 3, प्लस में क्या 3, अब इज इक्वल टू कितना 8/9, कितना 8/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा तो क्या हो जाएगा 64x, क्या 64, 8 8 64, इधर 8 8 64x होगा ना, 64x प्लस का क्या 24, 8 3 24, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे बराबर का साइन दीजिएगा, जगह नहीं बच रहा इसलिए नीचे लिख दे रहे हैं। अब आगे कीजिएगा तो क्या 9 7 63x और क्या हो जाएगा 63, यहाँ पे हम 6 ही x लिख दिए 63x, और प्लस का क्या प्लस का 9 तिया 27, कितने 9 तिया 27, तो x बराबर निकालिएगा तो 3 आ जाएगा। अब संख्या निकालिएगा तो 7 में 3 का मल्टीप्लाई 21 और 8 में 3 का मल्टीप्लाई तो 24, 21 और 24 कहाँ पे है ऑप्शन 3 में, क्लियर है। आगे चलिए, कह रहा है एक चोर किसी मोटर कार को ठीक 1 बजे मध्याह्न में चुरा कर क्या करता है 15 किलोमीटर की गति से कार चलाते हुए भागता है। बहुत शातिर चोर है ये। कार मालिक को चोरी की जानकारी 2 बजे मध्याह्न में मिलती है तथा वह एक अन्य कार में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करता है। कौन, जो उसका मालिक होता है, वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन। आइए, चोरी का पता 1 घंटा बाद चलता है, क्लियर है। तो चोर द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी, 1 आवर में तय की गई दूरी कितना 15 किलोमीटर है ना, 15 किलोमीटर समझ लीजिएगा अपने तरफ से। अब अपेक्षिक चाल देखिएगा, अपेक्षिक चाल देखिएगा तो कितना 18 माइनस 15 कीजिएगा तो कितना 3 किलोमीटर आ जाएंगे, 3 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो समय बराबर कीजिएगा तो 15/3 यानी कि 5 घंटा, कितना 5 घंटा। अब चोर का क्या, अब पकड़े जाने का समय 2 + 5 कीजिए, यानी 7 बजे अपराह्न में ये क्या हो जाएगा पकड़ा जाएगा। 2 और यहाँ पे ये 2 और ये 5 घंटा लगेगा। सो पता तो चला इसे 2 बजे, तो 2 बजे में 5 घंटा और ऐड कीजिएगा तो 7 बजे चोर पकड़ाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलें। प्रश्न कह रहा है कि 1.1/4 1 पूर्णांक क्या है 2/3 2.1/2 का लघुत्तम समवर्त क्या होगा। अब इसे क्या कीजिए, इसे कीजिएगा, इसका क्या एलसीएम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5/4 होगा ना, 5/3 होगा ना, अब 5/2, ठीक है। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो इसका ऊपर वाले का 5 और नीचे 1 हो जाएगा कीजिएगा तो। अब यहाँ पे इसका एलसीएम कितना 5, ऑप्शन 2 सही है। आगे चलिए, कोई आदमी अपनी संपत्ति का 1/7वां भाग अपनी पुत्री के लिए तथा शेष अपने पुत्रों में समान रूप से विभाजित किए जाने के लिए, आगे है और क्वेश्चन, पहले इतना को आप पहले समझ लीजिए। कह रहा है कि कोई आदमी अपनी संपत्ति का कितना भाग 1/7वां भाग अपनी पुत्री के लिए तथा शेष अपने पुत्र के समान रूप से विभाजित किए जाने के लिए छोड़ क्या जाता है। यदि प्रत्येक पुत्र का अंश पुत्री की संपत्ति के अंश का दुगना हो तो
हो तो पुत्रों की संख्या बता दीजिए। मान लीजिए कि व्यक्ति के पास संपत्ति 100 रुपये है, कितने 100 रुपये। अब पुत्री का हिस्सा कितना, 1/7 कर लीजिए, कितने 1/7 रुपये। पुत्रों का हिस्सा अगर निकालिएगा तो x माइनस कितना, x/7 कीजिएगा तो आएंगे कितना 6x आएंगे ना, 6x/7 आएंगे। अब प्रत्येक पुत्र का अंश पुत्री के अंश का कितना है, दुगना है, कितना है, दुगना है। तो अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, 6x बराबर 3 गुने क्या कर लेंगे 2x बटा क्या 7, 2x बटा क्या कर लेंगे 7। कितने जाएंगे पुत्रों की संख्या, पुत्रों की संख्या आ जाएंगे 3, कितने 3, यानी कि 2 नंबर वाले विकल्प सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है तो संख्या क्या है। तो संख्या क्या है, मान लीजिए संख्या क्या x, संख्या क्या x, तो 40 क्या है 40 मल्टीप्लाई कितना करना है 15 और बटा 100, क्या 15/100, 15% था ना तो 100। अब यहाँ पे माइनस कर लीजिए। अब अगला x गुने क्या, x गुने 25% था ना तो 100, क्या 100 और बराबर में कितना, बराबर में 2। अब इसे कीजिएगा तो क्या होगा 6 माइनस x/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब ऐसा क्यों, काटपीट मचाइए पता चलेगा, ठीक है। अब आगे x/4 बराबर कितना 6 और माइनस का 2 कीजिएगा बराबर में 4, यानी आएंगे कितना 16, कितने आ जाएंगे 16, है कहाँ पे 16, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या क्या कह रहा है हमसे, यहाँ पे क्या है, कह रहा निम्नलिखित का मान बताइए। अब मान लीजिए a बराबर क्या मान लीजिए, यहाँ पे a बराबर मान लीजिए 2.75, ठीक है, और b बराबर क्या मान लीजिए 2.25 और ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला को पुट आउट कीजिए और इसे आसानी से सॉल्व कर दीजिए। अंत में क्या आएंगे a माइनस बी आ जाएंगे जब काटी पीट मचाइएगा तो 2.75 में से कितना 2.25 को घटाइएगा, कितने को 2.5 को घटा दीजिएगा तो 0.5 आ जाएंगे, है कहाँ पे ऑप्शन 2 में है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है ए एवं बी की औसत आय 200 रुपये है, 200 रुपये तथा सी एवं डी की औसत आय 250 रुपये, तो ए बी सी तथा डी की औसत आय कितनी होगी। बहुत ही जानदार क्वेश्चन। अब देखिए ए प्लस बी का कितना, ए प्लस बी का होगा 2 गुने 200 कीजिएगा ना तो 400 रुपये हो गए ना 400 रुपये। अब देखिए सी प्लस अगर डी का निकालिएगा तो 2 गुने 250 कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा 2 गुने 250, क्या 2 गुने 250 यानी कि 500 हो जाएगा ना 500। अब देखिए औसत आय निकालने के लिए टोटल को a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 4 कीजिएगा, यानी कि 400 प्लस 500 और बटा में क्या 4, तो इसे जोड़िएगा तो 900 बटा कितना आ जाएंगे 900 बटा 4। अब इसे काटिएगा तो क्या आ जाएंगे 225, कितने 225, ऑप्शन 1 वाला इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 140 का क्या 140 का 5.2/5 प्लस व्हाट इज इक्वल टू 800। अब इसे कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए इसे कीजिए पहले क्या 98 नंबर वाले क्वेश्चन को कीजिएगा तो 27 25 और 2 27/5 और गुने का क्या 140 और 140 ही है ना 140 और प्लस में क्या वाट का साइन है तो वाट ही हम छोड़ दे रहे हैं, बराबर में क्या 800, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे कीजिएगा, इसे काटिएगा, ठीक है, इसे काट दीजिए और काटिएगा तो आएंगे कितना, काट पीट मचा के 756 और यहाँ पे वाट का साइन वैसे ही रहने देते हैं 800, ठीक है। अब 800 में से कितना घटा दीजिए 756, यानी कि कितने जाएंगे 44 कहीं पे दिख रहा है ऑप्शन यानी कि 3 में। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 50% ऊपर मूल्य रखता है, यदि वह अपने ग्राहकों को 30% की छूट दे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। मान लीजिए कि वस्तु का क्या क्रय मूल्य सीपी क्या हो जाएगा 100 रुपये, अंकित मूल्य कितना 150 रुपये, तो वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा 150 का
कितना मित्र, कितना 70%, यानी कि 150 गुने 70/100, कितने 100, 0 0 से कटका दीजिए, आ कितने जाएंगे 105, 15 सत्ते 105, यानी कि बढ़ा कितना, बढ़ा 105 माइनस 100 की, यानी कि 5% ये बढ़ गया है कहीं पे, ऑप्शन 1 में। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा ए बी तथा सी की आयु, ए बी तथा किसकी आयु, सी की आयु का योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। किसकी वर्तमान आयु, बी की। मान लीजिए कि 10 वर्ष पूर्व ए बी तथा सी की आयु क्रमशः कितना, x, 2x, 3x, ठीक है, 3x वर्ष। अब सभी को आपस में ऐड कराइए, x + 10 + 2x + 10, फिर क्या 3x + क्या 10 और इज इक्वल टू कितने 90। क्लियर है। अब देखिए सभी x को जोड़िएगा तो 6x इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 90 - 30 इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे 90 - 30 तो 60, यानी कि x बराबर 60/6, 60 क्या 6, तो यानी कि काटिएगा तो कितना आएंगे 10। अब आगे चलिए, v की वर्तमान आयु पूछ रहा था नहीं, b की वर्तमान आयु, तो 2x + 10 बराबर यहाँ पे 2x में कितने पुट आउट कर दीजिए 10, यानी कि 2x + 10 था ना, तो 2x में 10 या पुट कीजिएगा तो 10 दूना 20 और प्लस का 10 30, यानी इसका क्या हो जाएगा 30 वर्ष उत्तर हो जाएगा। नहीं समझे, यहाँ तक क्लियर है, जहाँ तक ये 10 आया था यहाँ तक क्लियर है ना। अब आगे चलिए, b की वर्तमान आयु, तो 2x + 10, 2x + क्या 10, तो 2 गुने यहाँ पे वो जो आया था 6 से काटे थे ना, यहाँ पे इतना आया था ना 60/6, इसको काटे थे 10 आया था। अब देखिए वही वाला 10 को यहाँ पुट कीजिए और प्लस में 10, तो 10 दूना 20 और 10 30। क्लियर है। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज के सेशन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो जो अपने चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। यहाँ आंसर की डाला गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा सेशन को। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।